नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के अपकमिंग एग्जामिनेशन एचआरएम माने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कंप्लीट यूनिट 2 के वन शॉट को लेकर के। देखिए काफी बड़ी ये यूनिट रहने वाली है, लेकिन मैंने कोशिश की है आप सभी के लिए वन शॉट के अंदर उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराने की जिनके आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए यूनिट शुरू करूं उससे पहले आप लोग टाइटल देख लीजिए। प्रोक्योरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज आपका टाइटल रहेगा। ये सेकंड यूनिट रहेगी। इससे पहले पहली यूनिट के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। वन शॉट वीडियो अपलोड हो चुका है। यूनिट 3 का भी अपलोड हो चुका है, यूनिट 5 का भी अपलोड हो चुका है और फाइनली ये वाला आपका यूनिट सेकंड रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो तमाम यूनिट्स को कवर कर लिया होगा, अपनी प्रिपरेशन को एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके होंगे। देखिए ये आपका सब्जेक्ट अपने आप में काफी बड़ा रहने वाला है, इसलिए पर्सनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 5-6 घंटे की एक वन शॉट वीडियो बनाऊं। इसके चलते मैंने आपके तमाम यूनिट वाइज ब्रेकडाउन कर दिया है। तो प्लीज 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 आप तमाम यूनिट वाइज जो वन शॉट है उनको देख लीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब चलिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर आमूमन देखने को मिलता है वो इन तीन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले जॉब एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और जॉब स्पेसिफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आप जॉब एनालिसिस को डिफाइन कीजिए, एडवांटेजेस को डिफाइन कीजिए, पर्पस को डिफाइन कीजिए, या जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पूछा जाता है। कई बार सवाल ये आ जाता है कि इन सबके बीच में डिफरेंस या किन्हीं दो के बीच में डिफरेंस किया जाए। तो वन बाय वन करके मैं आपको एक एक को समझा देता हूं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से लिख पाए और लास्ट में मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन दे दूंगा जो आपकी हेल्प करेगा और थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझने में। बहरहाल सबसे पहले हम लोग जॉब एनालिसिस की बात करते हैं। तो देखिए जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली किस जॉब की नीड है, किस जॉब की जरूरत है, आने वाले टाइम में हमें किन किन ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है। माने आप लोग ये कह सकते हैं जॉब एनालिसिस एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहां पे किसका, गैदरिंग का, एग्जामिन का और इंटरप्रेटिंग का इंफॉर्मेशन अबाउट ए जॉब टास्क। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले किसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, किसी भी पर्टिकुलर जॉब के टास्क की, ड्यूटीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एंड द स्किल्स, नॉलेज एंड द एबिलिटीज। अब ये तीनों चीजें किसके अंदर आती है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती है। नीडेड टू परफॉर्म ए जॉब इफेक्टिवली, माने किसी भी जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करना है तो एग्जैक्टली उस जॉब का टास्क क्या रहेगा, ड्यूटीज क्या रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी और क्या क्या स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज को गैदर करने का, एग्जामिन करने का और इंटरप्रेट करने का जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वो जॉब एनालिसिस कहलाता है। वही अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन अपने आप में एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है हमें समरी। किस चीज की समरी, कि क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की रहने वाली है, क्या क्या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहने वाले हैं और क्या क्या वर्किंग कंडीशन रहने वाली है किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे ये एक आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा जॉब एनालिसिस एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहां पे हम तीन चीजें करते हैं, गैदरिंग, एग्जामिन और इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज नीडेड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब इफेक्टिवली। क्लियर है? तो ये आपका जॉब एनालिसिस है और ये क्या रहने वाला है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसको क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इससे आगे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेंस। जॉब स्पेसिफिकेंस का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर हम ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन को मेंशन करते हैं जो रिक्वायर्ड होती है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। माने एक ओहदे के लिए कोई ना कोई शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, वो जहां पे वो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, जॉब स्पेसिफिकेंस कहलाती है। इट आउटलाइन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड द पर्सनैलिटी ट्रेड्स। देखिए यहाँ पे केवल एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, स्किल्स क्या है उसके पास, पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या रहने वाले हैं, और इसके साथ फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। ये तमाम चीजों का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाता है, वो जॉब स्पेसिफिकेशंस कहलाता है। इज इट क्लियर? तो आपको समझना है इन तीनों से सवाल आता है, इंडिविजुअल टर्म से भी सवाल आता है, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, किन्हीं दो के बीच में भी पूछा जा सकता है, और तीनों के बीच में भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं तीनों के बीच में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अब बारी बारी ये समझ लेते हैं, जैसे जॉब एनालिसिस है, इसका पर्पस क्या होता है? जॉब एनालिसिस का पर्पस होता है कलेक्ट करना डेटा फॉर प्रिपेयरिंग ए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस। मान लें सबसे पहले जॉब एनालिसिस ही किया जाएगा, उसी के भी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशंस का तैयारी होता है या प्रिपरेशन होता है, टू एंश्योर द राइट पर्सन इज हायर्ड फॉर द राइट जॉब। ऑब्वियस सी बात है कि सही बंदा सही जॉब के लिए हायर किया जाए, इस चीज को एंश्योर करने के लिए यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, वर्क एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज हुए हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जॉब का कॉन्टेस्ट माने फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे एग्जैक्टली इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से जॉब एनालिसिस का आर्टिकल आपका कंप्लीट होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या कंटेंट रहता है, जॉब टाइटल रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा, जॉब लोकेशन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टूल, इक्विपमेंट, वर्किंग कंडीशन, ये तमाम चीजें इंक्लूड की जाती है। अगर आप लोग इसका पर्पस लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं इट हेल्प एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, असिस्ट एचआर इन रिक्रूटमेंट, यहाँ पे एचआर के रिक्रूटमेंट में काफी असिस्टेंस हो सकती है ट्रेनिंग के अंदर, और परफॉर्मेंस अपेरेजल के अंदर। तो ये आपका क्या क्या टाइटल हो गया, या कौन सा टॉपिक कवर हुआ, जॉब डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर मैं पर्पस की बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो पर्पस के अंदर हेल्प इन सेलेक्टिंग एंड राइट कैंडिडेट, इसका पर्पस क्या होता है, ये हेल्प करता है सही व्यक्ति के चयन के लिए, सेट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द हायरिंग, ये क्या करता है, मिनिमम आपके स्टैंडर्ड्स हायरिंग के सेट करता है। अब ये तीनों इंडिविजुअल टर्म्स को मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा थोड़ा डिटेल में, और अगर आप लोग थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं, बहुत बेसिक टेबल दे रहा हूं, देखिए मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका ये वाला कॉलम जॉब एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, ये वाला कॉलम आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कॉलम जॉब स्पेसिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं, जिनके भी यहाँ पे मैंने ये कंपैरिजन टेबल बनाया है। सबसे पहले आप लोग मीनिंग की बात करेंगे, फिर हम पर्पस की बात करेंगे, फोकस की बात करेंगे, आउटकम्स की बात करेंगे, यूज्ड बाय एंड डॉक्यूमेंट टाइप की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक एक चीज को मैंने क्लियरली बहुत इजी टू लर्न लैंग्वेज में लिख दिया है। इसको भी एक बार आप लोग एग्जामिनेशन से पहले गो थ्रो करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, अंडरस्टैंड करके जाइएगा, ताकि एग्जाम के अंदर आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन आंसर फ्रेम कर सके और फोड़ के आ सके। उम्मीद करता हूं आपका ये जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में फंसता है तो आप लोग डेफिनेटली इसको करके आएंगे, जिसको क्या बोला, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये रहेगा। क्लियर? चलिए आगे मैं बात करता हूं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, व्हाई जॉब एनालिसिस, कि यहां पे पूछा क्या गया है, जॉब एनालिसिस फाउंडेशन माना जाता है मेनी अदर एचआर एक्टिविटी, यानी कि क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो आपका क्या रहता है, जॉब एनालिसिस होता है, उसको फाउंडेशन क्यों माना जाता है, नींव क्यों माना जाता है अलग अलग एचआर ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी का। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक ट्री है, अगर मैं ट्री का एग्जांपल लूं तो उसकी फाउंडेशन क्या होता है, उसकी जड़ें होती है। ठीक है? और यहां पे अगर आप लोग एचआर एक्टिविटीज की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं किस पे टिकी हुई है, वो जॉब एनालिसिस के ऊपर टिकी हुई है। माने आप लोग कह सकते हैं दीज आर द रूट्स ऑफ ए ट्री, और वो ट्री क्या है, एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जॉब एनालिसिस एक्ट लाइक ए रूट ऑफ ए ट्री, ये किसकी तरह काम करता है, रूट ऑफ ट्री की तरह काम करता है। ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी ग्रोन आउट ऑफ इट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर एक ऑलमोस्ट एक्टिविटी यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलरली इसी से ग्रो
ग्रो की जाती है। जैसे हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस अपेरेजल की बात करते हैं और हम कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। चीजें आप लोग पढ़ते आएंगे ऑपरेशनल जो फंक्शंस है उसके अंदर एचआरएम के। अब यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करूं तो कैसे आपका ये जो जॉब एनालिसिस है हेल्प करता है। क्या लिखा हुआ है, जॉब एनालिसिस प्रोवाइड ए क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द जॉब इन्वॉल्व्स, माने यहाँ पे ये क्लियर पिक्चर मिलती है कि जॉब के अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, माने जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहता है, ये कहां से निकल के आता है, जॉब एनालिसिस से निकल के आता है, एंड हु इज फिट फॉर इट, और यहाँ पे क्या बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन फिट रहने वाला है। माने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के अंदर हेल्प हुई कि नहीं हुई, यस हुई। अगर आप लोग यहां से देखेंगे, जैसे ट्रेनिंग की बात करता हूं तो यहाँ पे जॉब एनालिसिस के अंदर ही आइडेंटिफाई द स्किल गैप, यहाँ पे क्या होता है, स्किल गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है बिटवीन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एंड व्हाट इज एम्प्लॉयज करंटली हैज। माने यहाँ पे एग्जैक्टली जॉब की रिक्वायरमेंट क्या, कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉयज के पास कौन कौन सी स्किल है, उस गैप को एनालिसिस करने का काम किसका होता है, जॉब एनालिसिस। और यही एक पैरामीटर है, यही बेसिक है कि हमें एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और लॉन्ग टर्म में हम उसका डेवलपमेंट करते हैं। एक सवाल पूछा जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा, वहां से पढ़ लिया होगा, मेरे को याद आया तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। परफॉर्मेंस अपेरेजल के अंदर भी ये आपका प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ऐसे आप लोग किसकी बात कर सकते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट की। तो अगर आपने चारों वीडियोस देखी है तो ऑब्वियस सी बात है इतनी आपको समझ डेवलप होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है अपनी आंसर शीट के अंदर। तो ऐसे आप लोग तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आएंगे, हाउ इट हेल्प और क्या इसका यूज रहने वाला है। तो मैंने इसको अच्छे से फ्रेम कर दिया है, आप लोग इसको पढ़ लें और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा एग्जैक्टली कहानी क्या रहने वाली है। तो ये आपका काफी अहम सवाल था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, हमने 3 क्वेश्चन एक साथ किए हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशंस, और यहीं पे मैंने आपको इनका फर्क भी समझा दिया। अगला क्वेश्चन क्या आया, जॉब एनालिसिस को फाउंडेशन क्यों माना जाता है तमाम एचआर एक्टिविटी के लिए, ये क्वेश्चन हमने किया। अब इससे आगे अगर आप लोग चलते हैं भाइयों और बहनों, तो ये आपका बनता है डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग ए जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करते वक्त उसका क्या प्रोसेस रहता है ये आपको बताना है, क्लियर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जॉब एनालिसिस के अंदर करीब 8 स्टेप का प्रोसेस होता है। आप लोग देख पाएंगे कितनी स्टेप्स है हमारे पास, टोटल 8 स्टेप है जॉब एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है, अच्छा जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन करा चुका हूं तो मैं उम्मीद करता हूं इसको बार बार रिपीट करने की मेरे को जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे स्टेप्स पर फोकस करेंगे। पहली स्टेप रहने वाली है डिटरमाइन द पर्पस ऑफ ए जॉब एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप रहेगा हमें ये पता करना है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि आपका जो जॉब एनालिसिस है उसका पर्पस क्या रहने वाला है, माने हमारा उद्देश्य क्या है। जब आपको एक बार पर्पस पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द जॉब एंड टू बी एनालाइज्ड। एग्जैक्टली किस जॉब के लिए हमें जॉब एनालिसिस करना है, ठीक है, समझ में आई। दो पहली स्टेप क्या थी आपकी, डिटरमाइन करना है पर्पस ऑफ द जॉब एनालिसिस, फिर हमें देखना है कि एग्जैक्टली किस जॉब को एनालाइज करना है, एंड आगे अगर आप लोग देखेंगे फिर हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को, क्लियर है, क्या करेंगे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जैसे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट हो गया, जॉब का डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोसेस मैनुअल हो गया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो गया, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। चौथी स्टेप में जाकर के माय डियर फ्रेंड्स हम लोग चूज करेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन का। अब हमें ये डेटा कलेक्शन करना है तो मेथड्स कितने हैं, आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, क्वेश्चनर मेथड है, लॉग्स मेथड है, या फिर टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड है। इनमें से कोई भी मेथड आप लोग चूज कर सकते हैं। एक मेथड को चूज करके और हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। फाइनली हम रिव्यू करेंगे द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसको रिव्यू करना बड़ा जरूरी है। रिव्यू के बाद हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, किसका, जॉब डिस्क्रिप्शन का एंड द जॉब स्पेसिफिकेशंस का, क्लियर है। यहाँ पे क्या तैयार होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशंस का ड्राफ्ट तैयार होगा। जहां पर जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हो तो यहाँ पे लिस्ट टास्क रहेगा, ड्यूटीज रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, टीडीआर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे अगर आप देखें जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर आउटलाइन करेंगे क्वालिफिकेशन को, स्किल्स को, नॉलेज को, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। एंड सातवीं स्टेप में ड्राफ्ट अगर एक बार आपका हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, रिव्यू द वैलिडेट विद द जॉब इनकम्बेंट एंड द सुपरवाइजर, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और वैलिडेट कर देंगे जॉब को, ठीक है। ये आपका सातवां स्टेप रहेगा। आखिरी स्टेप रहेगा फाइनल डॉक्यूमेंटेशन एंड द अप्रूवल।
क्या रहेगा, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल, माने फाइनलाइज डॉक्यूमेंट लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस और कॉम्पिटेंसीज मॉड्यूल गेट अप्रूवल फ्रॉम द एचआर एंड द टॉप मैनेजमेंट। इसके बाद क्या होता है, एचआर का और टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। माने एग्जामिनेशन के अंदर जॉब एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं, ये क्वेश्चन आएगा, तो एग्जैक्ट आपको ये पॉइंट्स भी लिखने हैं जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ। इनके अलावा इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है कि डिटरमाइन करना पर्पस ऑफ द जॉब एनालिसिस को, सेलेक्ट करना जॉब टू बी एनालाइज्ड को, उसके बाद कलेक्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, चूज द मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन, रिव्यू एंड द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ड्राफ्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशंस, एंड लास्ट में क्या होगा, रिव्यू एंड द वैलिडेट विद द जॉब, जो भी आपका सुपरवाइजर वगैरह को, एंड फाइनल डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल कहां से मिलेगा, वो एचआर और टॉप मैनेजमेंट से आपको मिलेगा। तो ये वाला सवाल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए, क्लियर, इसको जरूर जरूर और जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है तीन मेथड्स कौन से हैं एनालाइजिंग द जॉब, जॉब एनालिसिस करने के तीन मेथड कौन से हैं, उनके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे। देखिए तीन मेथड है, मैंने पहले भी बताए थे, पहला ऑब्जर्वेशन मेथड है, दूसरा इंटरव्यू मेथड है और तीसरा क्वेश्चनर मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछ के सारी चीजें होंगी, इसमें क्या होगा, इंटरव्यू करके सारी एनालिसिस होंगी, इसमें ऑब्जर्वेशन के बेस पे कंपनी के ऑब्जर्वेशन की बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वेशन की बात कर सकते हैं, या माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पीपल ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बेस पे रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग छोटी छोटी डेफिनेशन है, कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, इनको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लें। ये वाला सवाल बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ऑब्जर्वेशन मेथड आप लोग कर देंगे, एडवांटेजेस लिख देंगे, डिसएडवांटेजेस लिख देंगे। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू मेथड के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख देंगे। और अगर आप लोग देखेंगे आगे आपका मेथड रहने वाला है क्वेश्चनर मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप लोग बोलते हो PAQ, माने पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, काफी अच्छा ये टॉपिक है जहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों का एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो बहुत उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप लोग इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा सच कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। हाँ, ये आपका सवाल एग्जामिनेशन के अंदर कंफर्म रिपीट है, जिसको कहते हो HRP, माने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि भविष्य में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी मैन पावर की जरूरत रहेगी, कौन कौन से स्किल्स माने किन किन ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी, उसको फोरकास्ट करना, ठीक है, उसकी एक तरीके से भविष्यवाणी करना। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और ये चीज पता करके स्ट्रेटजी को डेवलप करना ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस। ये क्या होता है, आपका एक प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं किसकी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड की। देखिए फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड की, एंड डेवलप ए स्ट्रेटजी टू मीट दीज नीड्स इन ए टाइमली एंड द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं कि ये जो आपकी नीड्स हैं ये आपकी टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में फुलफिल हो सके, क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये आपका फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कोई आपका डेस्टिनेशन नहीं है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, डायनामिक इन नेचर होता है, माने इसके अंदर तब्दीली बदलाव चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो गोल ओरिएंटेड होता है, गोल के हिसाब से HRP यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। यहाँ पे ब्रीज सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ये पूरा काम करता है, एंड इन्वॉल्व ऑल द डिपार्टमेंट्स। ये किसके अंदर होता है, करीब करीब हर डिपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो HRP की कैरेक्टरिस्टिक एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। बहुत आसान सवाल है, देखिए एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, PDF के थ्रू गो थ्रू हो जाइए, एग्जाम के अंदर आप लोग कर सकते हैं। रॉकेट साइंस कोई है नहीं, डिटेल लेक्चर रहने वाला है नहीं, जस्ट एक रिवीजन लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर है, ताकि आप एग्जामिनेशन के अंदर बेटर स्कोर कर सके। और जो बच्चे केवल पास होने का उद्देश्य लेके आए हैं उनके लिए तो ये हमारी वीडियोस मोर देन सफिशिएंट रहने वाली है। बहरहाल अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, ये एंश्योर करता है राइट पीपल आर इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही समय पे सही जॉब के ऊपर सही व्यक्ति का चयन, ये कौन करता है, HRP प्लान करता है। ये करता है फोरकास्ट, किसको एग्जैक्टली कितनी मैन पावर की जरूरत रहेगी, और ये बचाता है प्रिवेंट ऑफ द शॉर्टेज, या फिर आप लोग कह सकते हैं सरप्लसेस। मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट, ये किसमें हेल्प करता है, लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए थ्रू द बेटर प्लानिंग। इट हेल्प इन द सक्सेशन प्लानिंग, ये किसमें हेल्प करता है, सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प करता है, की पोजीशनिंग के लिए। एड इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड द ट्रेनिंग नीड्स, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं
ये बात आपको समझ में आएगी। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू द मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, किसके थ्रू, मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। आगे देखिएगा, अलाइन ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस और द डाउन साइजिंग प्लानिंग। ये डाउन साइजिंग प्लानिंग वगैरह मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इस पॉइंट को भी अगर याद नहीं रहता है तो इसको एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करके एग्जाम के अंदर लिख के आ जाइएगा, ठीक है। तो ये एचआरपी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, बहुत अहम सवाल रहने वाला है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, रीजन बताने आपको क्या एक्सप्लेन करने हैं, रीजंस फॉर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द एचआरपी। कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से रिसेंट ईयर के अंदर एचआरपी के अंदर काफी इंटरेस्ट ग्रो हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का। लगातार टेक्नोलॉजी चेंजेज हो रही है, ये एक बड़ा कारण है एचआरपी करने का। ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा कारण है, फ्रीक्वेंट रीस्ट्रक्चरिंग एक बड़ा कारण है, और उसके बाद है स्कैर्सिटी ऑफ द स्किल टैलेंट की कमी, यानी कि लीगल कंप्लायंसेस। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो जिम्मेदार हैं कि जो भी कंपनीज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है एचआरपी की तरफ। क्लियर है? तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। तो एचआर प्लानिंग या एचआरपी व्हाट एवर यू कैन से, बहुत अहम क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जामिनेशन का। क्लियर? तो आने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पे रहने वाली। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, व्हाई इज एचआर प्लानिंग आर मोर कॉमन अमंग द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। एचआर प्लानिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉमन क्यों होता है देन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एचआर प्लानिंग फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट ऑन ए मच ब्रॉडर स्केल, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मल्टीपल डिपार्टमेंट, डाइवर्स वर्कफोर्स नीड्स एंड दे रिक्वायर द सिस्टमैटिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टू मैनेज देयर वर्कफोर्स एफिशिएंटली। माने कहने का मतलब क्या है, बहुत बड़े स्केल पे बड़ी कंपनियां काम करती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, डाइवर्स वर्कफोर्स होती है। ऐसे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक सिस्टमैटिक वर्कफोर्स प्लानिंग की, ताकि वो अपनी वर्कफोर्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। बहुत आसान चीज। अब रीजन की बात करूं तो ये कॉमन क्यों है, देखिए सबसे पहले तो ग्रेट वर्कफोर्स साइज होता है, ग्रेटर माने बड़ा वर्कफोर्स साइज होता है, और बड़े स्केल पे जाके चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दैट्स व्हाई एचआरपी करना बड़ा जरूरी है। आगे देखिए, आगे क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन द डाइवर्सिफिकेशन, लगातार एक्सपेंस और डाइवर्सिफिकेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता रहता है। एंड फ्रीक्वेंट प्रमोशन एंड द ट्रांसफर, यहाँ पे ये भी होता रहता है। तो ये बुनियादी कारण है जिनकी वजह से आप लोग कह सकते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआरपी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एचआरपी के अंदर कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे एचआरपी की वजह से बेटर टैलेंट को एक्वायर किया जा सकता है, लेबर शॉर्टेज को रिड्यूस किया जा सकता है, सक्सेशन प्लानिंग को डन किया जा सकता है, इंप्रूव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जा सकता है, स्पोर्ट्स स्ट्रेटेजिक गोल हो सकता है, कोस्ट कंट्रोल को किया जा सकता है, लीगल एंड पॉलिसीज कंप्लायंसेस के साथ अलाइन हो सकते हो, एंड बूस्ट कर सकते हो एम्प्लॉइज मोरले एंड द प्रोडक्टिविटी। इनके डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन को एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, एग्जाम के अंदर ये वाले सवाल, इस तरीके के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल है जो आपको जरूर याद रखना है, आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो टोटल 7 स्टेप है, मैंने बहुत डिटेल में देखिए एग्जांपल का कॉलम बनाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन का कॉलम बनाया हुआ है, प्रोसेस का कॉलम बनाया हुआ है। 7 स्टेप के अंदर क्वेश्चन करना है, और ये सेम सवाल एक टर्म की और पूछा जाता है, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ए एक्यूरेट एचआर प्लान व्हिच इन टर्न आर इंपैक्टेड बाय ए नंबर ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर ओवर व्हिच मैनेजर हैव अ लिटिल और इन नो कंट्रोल। क्लियर? इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए एचआर जो प्रोसेस स्टेप है उसके अंदर कौन कौन सी आएगी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करना है, मैन पावर इन्वेंटरी को एनालिसिस करना है, फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर, एचआर डिमांड क्या रहने वाली है, उसके लिए एचआर सप्लाई की क्या प्लानिंग है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है मैन पावर गैप को, डेवलप करना है एचआर एक्शन को, और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना है। तो बहुत बेसिक बातें हैं, नाम से पढ़ोगे, एक बार रीड करोगे तो यही चीजें आपके दिमाग जहन में आ जाएंगी। अगर पीछे वाली वीडियोस आपने देखी हैं तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये काफी हद तक चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक और फॉर्म है, और इसको और किसी फॉर्म में भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोग इन सवालों को जरूर जरूर हैंडल करेंगे। एक सवाल और है जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको इसको याद करके जाना है, समझाने की कोई जरूरत है नहीं, आ सकता है एग्जाम के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट कैन ऑर्गेनाइजेशन डू फाइंड पीपल हु आर पैशनेट अबाउट दे डू। क्लियर है? ये वाला सवाल काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जॉब
एनालिसिस हो गया, और हमने किसकी बात की, आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर हमने बात की। जॉब एनालिसिस के ऊपर तो आएगा ही आएगा खैर एक क्वेश्चन। इसके बाद हमने बात की जॉब एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को पढ़ा, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, रीजन वगैरह इन सब चीजों को हमने पढ़ा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआरपी क्यों जरूरी है, ये वाला हमने देखा, एचआरपी के एडवांटेजेस को देखा। उसके बाद हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी स्टेप रहने वाली है, और हमने बताया किस तरीके से इस क्वेश्चन को टर्न किया जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट कैन ऑर्गेनाइजेशन डू टू फाइंड पीपल हु आर पैशनेटेड अबाउट व्हाट दे डू। तो ये कुछ क्वेश्चन है, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और मेरा ये मानना है कि आपके पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन के फॉर्मेट को ट्विस्ट कर दिया जाए, लेकिन टॉपिक यही रहेगा, उसके पीछे बुनियादी समझ यही रहेगी। आप लोग आंसर को अपने हिसाब से फ्रेम भी कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और उम्मीद करता हूं लेक्चर बहुत कम समय में मैंने आपको डिलीवर कर दिया है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ज्यादा लंबा मैंने खींचा नहीं है। जहां पे मोटी मोटी बताने की जरूरत थी उन सभी चीजों को मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लकी।